मतलब व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स की तो क्वेरी ये रहती है कि और ये तीसरा अटेम्प्ट था, तो पहले 2 अटेम्प्ट की जर्नी आपकी कैसी रही? आपने पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि कब आपने शुरू किया, व्हेन यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन, एंड हाउ हैज बीन द जर्नी इन द फर्स्ट 2 अटेम्प्ट, मतलब आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें कैसी आपकी तैयारी थी, और जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें किस तरह से आपको ग्रोथ मिला, मतलब पोस्टल सर्विसेज मिला? फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसा रहा और कैसे शुरू किया? फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी तो मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम से स्टार्ट कर दी थी, मतलब फ्रॉम सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड प्रिपरेशन। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में था। राइट विशाल? हाँ, जस्ट हाँ, सो आई वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, स्टार्टेड प्रिपरेशन इन माय सेकेंड ईयर। और फिर सेकेंड ईयर में मतलब कुछ पहले अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई मैंने करने की कोशिश की कि डिमांड ऑफ द एग्जाम क्या है और उसके अकॉर्डिंग मुझ में क्या वीकनेसेस हैं। जैसे राइट। आंसर राइटिंग मेरी काफ़ी अच्छी नहीं थी, या लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए वो अच्छी नहीं थी। तो आई स्टार्टेड मतलब आंसर राइटिंग। मैं सुबह 4 बजे उठ के आंसर राइटिंग करता था शुरू में। मतलब जो जीएस के क्वेश्चंस रहते हैं उनका लेवल काफ़ी हाई रहता है, मेंस के क्वेश्चंस। सो मैं जो एनसीईआरटीज के पीछे एक्सरसाइज होती है, जैसे कोई चैप्टर पढ़ा और उसके पीछे जो एक्सरसाइज है उसी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। तो इनिशियल फेज में मैंने ऐसे आंसर राइटिंग स्टार्ट की अपनी। ओके, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपने शुरू किए पहले? हाँ हाँ हाँ। ओके। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मतलब डेवलप हुई आंसर राइटिंग हैबिट। तो फिर मैंने और भी चीज़ें स्टार्ट की और मैं काफ़ी चीज़ें सोचता था। जैसे मतलब मैं ये मानता हूँ कि ब्रेन स्टॉर्मिंग और एनालिसिस पावर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए टू क्लियर बोथ द स्टेज, प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज द इंटरव्यू। सो मैं जनरल टॉपिक्स पे सोचता था। जैसे अगर मैं अपने कॉलेज से घर जा रहा हूँ तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी फेस इन अर्बन एरियाज। सो आई पॉन्डर अपॉन दोज प्रॉब्लम्स कि विमेन के क्या इशूज हैं, पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। So that राइट। helps me a lot in developing that kind of mindset of राइट। analyzing the things. So राइट। वो एक इशू था। फिर मतलब मैंने जो पहला अटेम्प्ट दिया उसमें आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आया था आई वाज इन डिलेमा बिकॉज इन पेपर 1 GS1 आई वाज गेटिंग गुड मार्क्स, 107 108 मार्क्स। लेकिन जो सी सेट था उसमें मेरे आंसर कीज के अकॉर्डिंग मार्क्स काफी फ्लक्चुएट हो रहे थे, 64 65 67। सो नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स यू मोर एज कंपेरिजन टू पॉजिटिविटी। सो मुझे लग रहा था कि मेरा तो नहीं होगा। सो मैंने वो जो 40 दिन थे उनमें पढ़ाई नहीं की अच्छे से। सो दैट इज वाई मेंस काफ़ी अफेक्ट हो गया और फिर मैं अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाया। बट फिर राइट। भी मेरा मेंस क्लियर हो गया था क्योंकि वो 60 डेज जो बचे थे आफ्टर रिजल्ट आया जो प्रीलिम्स का, उसमें मैंने काफ़ी दम लगा के मतलब मेहनत करके पढ़ाई करी थी। एंड बट आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं कर पाया था, तो मेंस स्कोर वाज नॉट दैट गुड दैट आई वाज नॉट एबल टू गेट इनटू द फाइनलिस्ट बिकॉज ऑफ दैट। राइट। 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 अच्छा, पहला अटेम्प्ट आपने किस साल में दिया था विशाल? इन 2019। 2019 में आपका पहला अटेम्प्ट रहा, और हाँ 2020 में मतलब आपका सेकंड अटेम्प्ट, और फाइनली 2021 में आपका थर्ड अटेम्प्ट। कंसेक्यूटिव मतलब आपका ग्रोथ रहा है कि हाँ। फर्स्ट में आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, जीएस में अच्छा स्कोर था, सीसेट में डिलेमा के कारण मतलब आप बॉर्डर लाइन पे हाँ। थे ऐसा कह सकते हैं, और हम्म, तैयारी में आपने इनिशियली थोड़ा फोकस, वो भी हो जाता है, हम्म, नेगेटिव भी थोड़ी हो जाती है कि नहीं होगा तो हम्म, क्या होगा, हम्म, एंड व्हाट टू डू, और उसके कारण फिर आप पीछे थोड़ा बहुत मतलब पुश नहीं किया कर पाए अपने आप हम्म, को। एंड जब मेंस लिखा तो भी आपने यू आर एबल टू कवर अप, देन यू आर एबल टू रीच टिल इंटरव्यू एज वेल, मतलब दैट शोज कि हम्म, योर प्रिपरेशन वाज इन लाइन ओनली, बट वो थोड़ा एक्स्ट्रा पुश चाहिए था, वो शायद नहीं हम्म। मिला होगा, और उसके कारण ही ये हुआ। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो यहाँ तक हो गया। अच्छा, आपका ऑप्शनल क्या था बाय द वे? मेरा ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर है। ओके, अच्छा, आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, और पॉल साइंस में आपकी तैयारी आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी वैसी ही हाँ। इसी बार की थी या कुछ नया भी किया था? मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों पॉलिटिकल साइंस में की अच्छा, हैं। पॉल साइंस से ही किया हुआ है। हाँ, तो उसने मेरे को काफ़ी हेल्प किया। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी एफर्ट्स डाले इस बार पेपर 2 में जो ऑप्शनल का था। राइट। बट राइट।
एवरी टाइम आप कितना भी एफर्ट डालो, मतलब नॉट एवरी टाइम यू गेट गुड मार्क्स, बिकॉज मार्क्स फ्लक्चुएट करते हैं. दिस इज हार्श रियलिटी ऑफ राइट यूपीएससी. राइट लाइक दिस टाइम मैंने सबसे ज्यादा मेहनत पेपर 2 ऑफ पीएसआईआर पे की, बट आई गॉट ओनली 110, व्हिच इज नॉट गुड मार्क्स इन ऑप्शनल. सो आई वुड से कि आप अपना 100% हर सब्जेक्ट में दो, इन जीएस एज वेल एज ऑप्शनल, बिकॉज अब वो ट्रेंड नहीं रहा कि ऑप्शनल की वजह से आप टॉप रैंक ला दोगे. फॉर हाँ एग्जांपल मेरे जीएस में 458 मार्क्स हैं, एंड बिकॉज ऑफ द जीएस आई एम एबल टू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 39. सो आपको कोई भी पेपर लाइटली नहीं लेना है, ऑप्शनल हो या जीएस हो, और कोई भी पेपर को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वेटेज भी नहीं दे देना है कि मैं तो इसी को 2 महीने पढ़ूंगा. सो दैट आई अंडरस्टूड आफ्टर माय मतलब दिस अटेम्प्ट. ओके ओके, वेरी इंटरेस्टिंगली. तो विशाल, एक एक करके हम लोग फाउंडेशन से शुरू करेंगे. हाँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने ग्रेजुएशन से तैयारी शुरू की, फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद प्रीलिम्स के स्टेज में आए, फिर मेंस, फिर ऑप्शनल और इंटरव्यू. तो विल ट्राई टू सी द जर्नी स्टेप बाय स्टेप, सो दैट हमारे लर्नर्स है वो भी ये क्लास से कुछ ना कुछ गेन कर पाए. ओके. सो सबसे पहले आपने जैसे बताया कि आपकी जर्नी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही शुरू हो गई थी, and when you were actually preparing for the graduation, DU से ही आप पॉल साइंस कर रहे थे, तभी से ही आपने एनसीईआरटीज करना शुरू कर दिया. तो एनसीईआरटी से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं. पहला, एक लर्नर्स को क्वेरी ये रहती है कि सबकी सब एनसीईआरटी करनी है. अच्छा, एनसीईआरटी करने के भी एक तरीके होते हैं, तो विच मेथड यू फॉलोड एंड which एनसीईआरटीज यू फॉलो, मतलब ऑल या ओनली लिमिटेड वंस? हाँ हाँ, नहीं मैंने न्यू एनसीईआरटीज ही फॉलो की थी, एक्सेप्ट हिस्ट्री में जो पहले सतीश चंद्रा और आरएस शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटीज थी, मैंने वो फॉलो की थी. और एनसीईआरटी पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं, ये सही सच बात है. बट मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप यूपीएससी का सिलेबस एक बार देख लीजिए, मेंस का सिलेबस अच्छे से, उसके बाद ही एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट कीजिए. और एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए. जैसे मैं ये करता था कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज, जैसे ज्योग्राफी की पढ़ ली, उसके बाद प्रीवियस ईयर जो ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं वो लगा के देखें. अगर मैं अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ तो दैट मीन्स कि मैंने जो पढ़ा वो अच्छे से पढ़ा, और जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो भी सही है, मतलब मेरे को नए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है. सो प्रीवियस ईयर पेपर्स हेल्प्स अ लॉट टू नो, टू जज योर प्रिपरेशन कि एनसीईआरटीज भी कहाँ तक यूजफुल हैं और नहीं है. राइट राइट राइट. तो दो चीज़ें हैं. एक तो एनसीईआरटी को लेके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको विशाल जैसे बता रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर और मेंस के सिलेबस की कॉपीज हाथ में रखिए, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. और शायद तक ज्योग्राफी में आपने ज़्यादातर एनसीईआरटीज रेफर की होगी. अब बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में आपने ओल्ड एनसीईआरटी की, वैसे ही आपने पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी रेफर की थी कि नहीं की थी, या पॉल से, मतलब आपका तो ऑप्शनल था, चलिए, बट फॉर अदर सब्जेक्ट यू रेफर्ड एनी अदर एनसीईआरटीज? फॉर पॉलिटी आई रेड एनसीईआरटीज, लेकिन वो मतलब इतना काम का नहीं है. रीड इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर एक्सटेंसिवली दैट वुड हेल्प यू अ लॉट. बाकी लक्ष्मीकांत है, 11th क्लास एंड 12th क्लास की एनसीईआरटीज आप प्रेफर कर सकते हैं पॉलिटी के लिए. और साइंस एंड टेक की एनसीईआरटीज अब काफी इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस काफी आने लगे हैं प्रीलिम्स में. सो 6 से लेकर 10 तक की साइंस की एनसीईआरटी भी स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं. और इसके अलावा इकोनॉमी से रिलेटेड जो एनसीईआरटीज है वो काफी हेल्पफुल है बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने में. अदर देन दैट हिस्ट्री के लिए उनसे ओल्ड एनसीईआरटीज अच्छी है, मैं पहले ही बताया. ज्योग्राफी के लिए तो आप एनसीईआरटीज पे ही ज्यादातर रिलाई कीजिए, सबसे ऑथेंटिक और अच्छे सोर्स ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज है. राइट 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 राइट. मतलब ये तो एक तो बेसिक हो गई अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी को लेके, जैसे आपने बताया ओल्ड एंड न्यू का मिक्सचर कर सकते हैं. अदर देन दिस विशाल, आपने, ये तो आपकी ग्रेजुएशन के समय की जर्नी थी. उसके बाद मतलब जैसे ग्रेजुएशन खत्म किया, उसके बाद देन यू माइट हैव शिफ्टेड टू द रेफरेंस बुक्स एज वेल. तो किस तरह से आपने मतलब उसको ग्रो किया, मतलब सब्जेक्ट को किस तरह से आपने प्रायोरिटाइज किया? मतलब पॉल साइंस तो चलो आपने ऑप्शनल, ग्रेजुएशन में भी वही था आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, बट हाउ यू चूज द सब्जेक्ट्स, मतलब क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स इन जनरल स्टडीज. वन आर द कोर सब्जेक्ट्स जिसमें हिस्ट्री आ गया है, पॉलिटी आ गया है, ज्योग्राफी आ गया, वही वही मतलब वही सब्जेक्ट है, या इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट वाला आ गया है, साइंस एंड टेक आ गया है, और एक दूसरा आता है करंट अफेयर्स. ओके.
तो इसको किस तरह से आपने प्रायोरिटाइज किया जब आप एडवांस स्टडी के लिए तैयारी की आपने, मतलब फाइनल? करंट अफेयर्स के लिए तो मैं न्यूज़पेपर तो रेगुलरली फॉलो करता ही था। मतलब मैं ये मानता हूँ कि न्यूज़पेपर तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। दो क्वेश्चन इन प्रीलिम्स में नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम द न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन आप कवर करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, लेकिन मेंस के लिए तो न्यूज़पेपर इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके ओपिनियंस, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स, आपके एनालिसिस करने की क्षमता, वो न्यूज़पेपर्स बहुत अच्छे से कवर कराते हैं। प्लस न्यूज़पेपर में न्यूज़ जो होती है वो फॉलो अप होती है। एक दिन न्यूज़ आई, फिर उसकी फॉलो अप न्यूज़ अगले दिन आएगी, तो माइंड भी लेयर बाय लेयर में चीज़ों को पढ़ता है, तो काफ़ी अच्छे से रिटेन करता है। पिक्चर्स के साथ न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर में, विच इज़ नॉट द केस इन द मैगजीन। So I would suggest कि refer magazine to comprehensively cover the topics, but do not neglect the newspaper. आप एक अच्छे सिटीजन प्लस एक अच्छी तरीके के एस्पिरेंट भी तभी बन पाएंगे तब आप न्यूज़पेपर को रेगुलरली फॉलो करें। फिर अगर कोर सब्जेक्ट की बात करें तो मैं कैसे प्रायोरिटाइज करता था कि मैं 2 सब्जेक्ट्स को एक साथ चलाने की कोशिश करता था, ताकि एक सब्जेक्ट से बोरियत हो जाए तो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ सकूं। और नोट्स मेकिंग में शुरू में फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग में नहीं करता था इन स्टैंडर्ड बुक्स की। थर्ड फोर्थ रीडिंग में जब मुझे ये लगता था कि अब मुझे सफिशिएंट आइडिया हो गया है कि क्या इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर बुक में या नहीं है, तो फिर मैं अपने कुछ क्रिस्प नोट्स भी बनाता था स्टैंडर्ड बुक्स से। क्रिस्प नोट्स भी बनाते हैं, मतलब कोर सब्जेक्ट्स के अंदर जब आपने शुरू की तो कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आपने शुरू किया था? 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम? हाँ, कॉम्बिनेशन जैसे जैसे ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज से स्टार्ट किया था, जीसी लियोंग और एनसीईआरटी, और हाँ इतना ही था। और हिस्ट्री के लिए मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी सबसे पहले स्टार्ट किया था आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटीज अलग से। तो हिस्ट्री में जो स्पेक्ट्रम की बुक होती है, राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम, वो मैंने स्टार्ट की अच्छे से, और आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा के भी नोट्स बनाए थे मैंने। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को बार बार पढ़ा, जितनी बार हो सकता था वो उतनी बार पढ़ने की कोशिश की। इकोनॉमी के लिए आई प्रिफर्ड मुरुनाल सर्स नोट्स एंड वीडियोस, जो मैंने भी फॉलो किए थे, तो उससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और इन्वायरमेंट के लिए आप कोई भी एक रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन के नोट्स पढ़ सकते हैं। And for science and tech, you can refer coaching material notes for standard definition of some of the core concept of science and tech. Other than that, आप जो current affair magazines हैं उनको अच्छे से देखते रहिए, जिसमें कि डाउन टू अर्थ और भी जो काफ़ी अच्छी मैगजीन्स हैं उनके एडिटोरियल्स कवर होते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा। राइट। मतलब ये तो एक तो बेसिक हो गया कि आपने कॉम्बिनेशन किया, और करंट अफेयर्स और इसका आपने बाइफर्केशन भी करके दिया। मतलब करंट में एक तो ये चीज आती है कि न्यूज़पेपर पढ़ने को लेके बच्चों को समझ में नहीं आता है, मतलब बिकॉज यू आर इन अ ग्रेजुएशन तो यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स एज वेल, क्योंकि आप पॉल साइंस से ही जुड़े हुए थे। पर काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूज़पेपर पहले ही दिन उठा देते हैं और फिर न्यूज़पेपर पढ़ने में 3-4 घंटे लगा देते हैं। तो उनके लिए व्हाट यू विल सजेस्ट कि मतलब हाउ देयर अप्रोच शुड बी? हाँ, न्यूज़पेपर के लिए पहले तो आप सिलेबस अच्छे से देख लो सिविल सर्विसेज के मेंस का, उसके बाद ही न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। मतलब सिलेबस को कहीं पे चिपका लो जहाँ पे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। और दूसरी चीज, इनिशियल फेज में लगेंगे 3-4 घंटे, बिकॉज नो मैटर व्हाट यू विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या इम्पोर्टेंट है या नहीं। और इम्पोर्टेंट पता भी कर लिया तो भी जो न्यूज़पेपर की लैंग्वेज से फेमिलियरिटी, प्लस न्यूज़पेपर कहाँ इम्पोर्टेंट न्यूज़ देता है, कहाँ पे नहीं देता, कौन से पेज में, उससे फेमिलियरिटी कुछ दिनों में ही होगी। जैसे कि मैं न्यूज़पेपर द हिंदू काफ़ी सेकेंड ईयर से पढ़ रहा हूँ अपने ग्रेजुएशन के, तो मुझे द हिंदू काफ़ी बहुत इजी होता है न्यूज़ फाइंड करना कि कहाँ पे द हिंदू इम्पोर्टेंट न्यूज़ देता है। मतलब सेक्शंस आर आल्सो देयर जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि इस एरिया में हमेशा अच्छी न्यूज़ आती है, और हेडिंग से भी आप समझ जाते हैं कि यार ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट होगी या नहीं होगी। सो दैट इज वेल आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनिशियल फेज इट टेक्स टाइम, बट विद टाइम you get used to of reading newspaper, तो टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाता है। राइट। तो जैसे कि विशाल ने बताया कि सिलेबस के साथ आप लिंक अप किया करिए, तो जो भी बच्चों की क्वेरी है न्यूज़पेपर के सेंट्रिक उनको सिलेबस सेंट्रिक सजेस्ट करेंगे। इनफैक्ट अगर आप अपना स्टैटिक सब्जेक्ट को मजबूत करोगे, मतलब
जैसे पॉलिटी और इकोनॉमी आपने पहले किया है, क्योंकि ज्यादातर करंट अफेयर्स उसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, ओके, तो देन यू विल बी एबल टू कोरिलेट इट आउट। जैसे एनवायरनमेंट के कंसेप्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, और फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई भी इश्यूज न्यूज़पेपर के अंदर चल रहे हैं, तो आप उसको आराम से ढूंढ भी पाएंगे, राइट? उसी अप्रोच को आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अगर आपको बेसिक्स आपके अच्छे नहीं है तो आप न्यूज़पेपर में हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। अब अगर लिखा है न्यूज में कि फिस्कल डेफिसिट इंडिया का 6.7% हो गया एंड यू डोंट हैव आइडिया ऑफ द फिस्कल डेफिसिट, तो आप तो ऐसे तो हर न्यूज को नेट पे ही सर्च करते रहोगे कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये क्या है। तो यू नीड टू हैव अ प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटलीस्ट सम ऑफ द बेसिक कोर कंसेप्ट ऑफ व्हिच आर इन डिमांड ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। उसके अलावा न्यूज़पेपर में समझ में आएगा नहीं। राइट। तो एक तो कोर के ऊपर आप फोकस करिए और कोर के सेंट्रिक करंट अफेयर्स को लिंकेज करिए, और ज्यादातर क्वेश्चंस भी वैसे ही आते हैं लिंकेजेस को इकट्ठा करते हुए। एक तो विशाल ये हो गया है जो कोर और प्रीलिम्स को लेके था। अच्छा, यही प्रीलिम्स की तैयारी के अंदर आपने बताया कि एनसीईआरटी, फिर कोर सब्जेक्ट्स में स्टैंडर्ड बुक लिस्ट भी आपने थोड़ी बहुत शेयर की हमारे साथ। दूसरा इसके अंदर एक क्वेरी वो आता है, वो है टेस्ट का। और जो एग्जाम होती है यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसमें एक बच्चों की क्वेरी होती है, वो है प्रीवियस के क्वेश्चंस को लेके, और दूसरी मॉक टेस्ट को लेके। तो आपने इसका अप्रोच और तैयारी कैसे की थी, किस तरह से की थी प्रीलिम्स को लेके ही मेन? तो अभी मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगा वो इसलिए क्योंकि यू कैन जज योर प्रिपरेशन कि मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ। मैंने इतना सब कुछ पढ़ तो लिया लेकिन मेरे मार्क्स कैसे आ रहे हैं। सेकंड, आपको अपनी वीकनेसेस पता पड़ता है कि मैं हिस्ट्री में अच्छे स्कोर नहीं कर रहा तो फिर मेरे को हिस्ट्री और अच्छे से पढ़नी है। थर्ड थिंग, मॉक टेस्ट से आप आर्ट ऑफ एलिमिनेशन, आर्ट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन सीखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ ये है कि आप नई नॉलेज भी गेन करते हैं बाय सॉल्विंग मॉक टेस्ट, जो कई बार हमारे नोट्स या हमारी बुक्स में नहीं होता है। तो दैट इज वाई सॉल्विंग मॉक टेस्ट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो यू गेट टू नो योर पर्सनैलिटी। अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो यू विल गेट टू नो कि मैं किस टाइप का व्यक्ति हूँ, मतलब मैं तुक्के सही लगा पाता हूँ या नहीं, मेरे को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए या नहीं। You will get to know all these things only by solving the mock test. फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है उनका रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी अपना एक स्टैंडर्ड जो उसने सेट किया है उससे बहुत ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होती। यूपीएससी की जो लैंग्वेज ऑफ द पेपर है वो काफ़ी सेम रहती है। एलिमिनेशन मेथड से अलग और जो टेक्निक्स हैं वो आप यहीं से सीखते हैं। प्लस यूपीएससी कितने सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देती है वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही जान पाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हमेशा साथ में रखना है। और जो एग्जाम जैसे प्रीलिम्स के 10 दिन ही अगर बचे हैं, 1 महीना ही बचा, तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही रिलाय रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट कई बार बहुत माइन्यूटली ऑप्शंस को चेंज करते हैं तो आपका दिमाग काफी स्केप्टिकल होने लगता है। तो आप वो मॉक टेस्ट से यूज्ड टू हो जाते हो। अगर मान लो आप कोई पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसकी लैंग्वेज, उसके माइंडसेट से यूज्ड टू हो जाते हो, ना कि यूपीएससी के। तो लास्ट के 1 मंथ में स्टिक टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड नॉट टू मॉक टेस्ट ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई वुड प्रेफर। राइट। तो मॉक टेस्ट दिया करिए, मॉक टेस्ट देने में दिक्कत नहीं है, उसको एनालिसिस करना सीखिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, और यूपीएससी के प्रीवियस के पेपर को जरूर से देखिएगा। अच्छा विशाल, 2022 की प्रीलिम्स का पेपर आपने देखा होगा, तो या 21 का भी आपने दिया होगा, तो हर एक साल क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आते हैं। तो 2-3 प्रकार की क्वेरीज वहां से बच्चों को रहती है। बच्चे ये होता है एट टाइम्स की दे गो आफ्टर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इसका सॉल्यूशन कहाँ से पूछा है या ये कहाँ से पूछा होगा। अगर आप ये पेपर में बैठे भी है, मतलब यू हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर एग्जाम 3 टाइम्स और तीनों बार आप मतलब सिलेक्शन के लेवल तक तो चले ही गए हैं, ओके, आपने अटेम्प्ट किए थे कि नहीं किए थे इस प्रकार के क्वेश्चन? मैं ऐसा मानता हूँ कि बेसिक से आप कैसा ही पेपर बना लो यूपीएससी में, बेसिक से 70 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो मैं जैसे पिछली बार 24 सितंबर को रिजल्ट आया था एंड 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स था। तो 24 सितंबर तक मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा हो ही जाएगा और अच्छी रैंक आ जाएगी, क्योंकि मेंस काफी अच्छा गया था। बट रैंक 579 आई और I was really disappointed with my score in the interview. I got only just 151 marks. राइट। So फिर मेरे पास 15 दिन थे तो मैं
करंट अफेयर और ये डायनेमिक क्वेश्चंस जो रहते हैं इनके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे हमेशा ये विश्वास रहा, मैं 3 बार प्रीलिम्स क्लियर किया हूँ, कि मेरे बेसिक्स अगर बहुत स्ट्रांग है तो मैं आराम से क्वेश्चन मतलब कट ऑफ पार कर सकता हूँ, क्योंकि आपको 100 मार्क्स ही तो लाने हैं। तो व्हाई यू आर फोकसिंग ऑन दोज अटपटे क्वेश्चंस जिनका आपको आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कहीं सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। और उन क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट आपको करना ही है, जैसे मैं करता था, आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 95-96 क्वेश्चंस, तो फिर मैं उनमें अपनी इंट्यूशन पावर, अपना कॉमन सेंस यूज करता था कि एक लेमैन है जिसको कुछ नहीं पता, तो वो कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। या फिर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, यू विल गेट टू नो सम ऑफ द ट्रिक्स, सम ऑफ द मेथड्स, सम ऑफ द बेसिक थिंग जो यूपीएससी हमेशा दोहराता है कि नन ऑफ द अबव, एनी, ऑल ऑफ द अबव, या इस टाइप से क्वेश्चन, या थोड़ा रिस्क लीजिए और इस टाइप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। राइट। तो एक तो आपने बताया कि बेसिक्स के ऊपर से ही 60-70 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, और वो तो करना ही है, और बाकी सारों में आप कर सकते हो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक फिक्स रूल है क्या कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना अटेम्प्ट करना है? क्योंकि मेरे को बच्चे पूछते थे तो मैं तो यही कहता था कि यार यू नीड टू सी द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल। आप पहले से ही मन बना के जाओगे कि मैं 90 प्लस अटेम्प्ट करके आऊंगा, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो मेरा इसमें वही मैंने बताया ना, मॉक टेस्ट से यू गेट टू नो योर पर्सनैलिटी। सी, मॉक टेस्ट के साथ आप कुछ टेबल्स बनाइए, मतलब आपने 30 मॉक टेस्ट किए हैं तो 30 टेबल बनाइए जिसमें आपका डाटा फीड होना चाहिए कि मैंने, और उसमें एक्सपेरिमेंट कीजिए कि 90 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके कितने सही होते हैं, 80 अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी कितनी रहती है। सी, एग्जाम में जाके कुछ नया नहीं होने वाला कि आपके तुक्के पूरे ही सही हो नहीं सकते और पूरे गलत नहीं। जो ये 30-40 मॉक टेस्ट से जो डाटा निकल के आएगा ना, वो ही आपका एग्जाम हॉल में भी रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपके एजुकेटेड गैस हमेशा गलत मॉक टेस्ट में हुए हैं तो वहां पे भी वो गलत ही होंगे, और यहाँ पे सही हुए तो वहां पे भी प्लस माइनस थोड़ा रहेगा, लेकिन वो रहेंगे सही। सो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यू विल गेट टू नो बाय सॉल्विंग द मॉक टेस्ट। लाइक मैं हमेशा जब भी 90 प्लस अटेम्प्ट करता था तो मेरा स्कोर हमेशा इंक्रीज हुआ है। अगर मैंने 80 प्लस अटेम्प्ट करे हैं तो मेरा स्कोर हमेशा नीचे ही गया। सो मैंने ये देख लिया था कि मेरी एक्यूरेसी कम है, लेकिन मैं ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। राइट। तो मेन तो जैसे आपने बताया कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और फिर डेटा एनालिसिस करो, तो सॉल्यूशन के तरफ ना सीधा भागते ना हुए एनालिसिस करिए और देखिए कि कितने अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, कितने आपकी स्ट्रेंथ है। मूलतः से हम ये कह सकते हैं कि एक स्वॉट एनालिसिस करने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बढ़िया विशाल, आपने एक तो मॉक टेस्ट के बारे में शेयर किया, प्रीलिम्स का एक तो ये तो जीएस का पोर्शन हो गया, मेन वाला। दूसरा एक पोर्शन आ गया है, वो है हमारा सी सेट का पोर्शन। सी सेट पिछले 2-3 साल से जिस तरह से चल रहा है, और आपने तो कंसेक्यूटिव 3 साल में प्रीलिम्स निकाली भी है, और फिर यू हैव रीच्ड टिल इंटरव्यू, 2 टाइम्स आपका सिलेक्शन भी रहा है। तो इसको लेके तैयारी कैसे थी? क्योंकि आपने जैसे बताया कि 2019 की एग्जाम में शायद तक आपको सी सेट को लेके एक डिलेमा था, और शायद उसी के कारण आपका 19 में फिर सिलेक्शन भी थोड़ा मिसमैच हो गया। तो हाउ वाज योर अप्रोच फॉर द सी सेट? हाँ, जैसे मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट भी रहा हूँ आफ्टर माय स्कूलिंग, 12th तक पीसीबी था मेरा, उसके बाद तो हाँ, सी सेट में काफी दिक्कत आती है ह्यूमैनिटीज के बच्चों को। तो आई वुड प्रेफर कि आप पहले तो प्रायोरिटी सेट कीजिए सी सेट में, क्योंकि सी सेट में 80 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस ऐसे रहते ही रहते हैं जो काफी इजी होंगे, लेकिन क्लियर क्यों नहीं होता है सी सेट? बिकॉज वो 40 क्वेश्चंस आप देख ही नहीं पाए, आप ऐसे क्वेश्चंस में अपना टाइम वेस्ट कर दिए जो आपसे बन नहीं रहे थे, जो आपको आ नहीं रहे थे। सो सेटिंग प्रायोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे, उसके लिए आप पहले ही काफी प्रैक्टिस कर लीजिए और पता कर लीजिए कि आप किन एरियाज में स्ट्रांग है और आप किन एरियाज में वीक है। फॉर इंस्टेंस मेरे साथ ये था कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस में मैं अच्छा नहीं था, काफी टाइम टेकिंग होते थे और समटाइम आंसर भी नहीं आता था। So I decided कि मैं जैसे ही क्वेश्चन पेपर में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक कर्सरी ग्लिम्पसेस लूंगा तो वो पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है या किससे, तो उसको देखूंगा ही नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाऊंगा। इस तरीके से कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं, जैसे मेरा रीजनिंग या जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, 2 ट्रेनें हैं चल रही हैं, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस काफी अच्छे से मैं बना लेता हूँ इनको। तो मैं जैसे ही वो क्वेश्चंस देखता था तो उनको सॉल्व करता था।
तो इस तरीके से आप प्रायोरिटीज अपनी डिसाइड कर लीजिए, उससे आप काफी इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे कि मेरे को क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं। क्योंकि आपका अगर एक क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट आपने इन्वेस्ट कर दिए सीसेट में, तो फिर यू विल नॉट एबल टू सॉल्व मोर देन 40-45 क्वेश्चंस, उसमें 12-15 गलत हो गए तो फिर यू आर आउट ऑफ द रेस। राइट 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 राइट। तो मतलब 3, क्योंकि पूरा पेपर ही 3 पार्ट के अंदर है। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसका ट्रांसलेशन आता है बट ट्रांसलेशन भी बहुत भारी है। एक रीजनिंग है, वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा क्वांट का पार्ट है। तो जैसे विशाल ने बताया दोस्तों कि आप 40 क्वेश्चंस को फिल्टर करना सीख लीजिए, और वो 40 क्वेश्चन को फिल्टर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस के लिए आपने कोई विशेष प्रकार की चीजें की थी, या प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर भी इसमें फॉलो किया था आपने सीसेट के पेपर के लिए? प्रीवियस ईयर कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे अगर रीजनिंग भी पूछ रहा है तो किस लेवल की रीजनिंग आ रही है। उसके बाद फिर आप कोई भी मतलब बुकलेट उठा लीजिए, एसएससी लेवल के भी अगर जो सरल सरल क्वेश्चंस हैं, या नेट पे अगर आपको क्वेश्चंस मिल जाए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उनको सॉल्व कीजिए। लेकिन वो लेवल थोड़ा हाई रखिए, लेकिन ज्यादा हाई भी मत रखिए, जो यूपीएससी पूछ रहा है उतना लेवल रखिए। Exactly. तो वो काफी सफिशिएंट है। राइट राइट राइट। तो आप है ना यूपीएससी के लेवल को पहले एनालिसिस करिएगा बच्चों के लिए, क्योंकि काफी बच्चे यहाँ कमेंट के अंदर लिख रहे हैं कि कैट को लेके कर सकते हैं। आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप कैट लेवल की तैयारी करिए, क्योंकि कैट की एग्जाम की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। दिस एग्जाम इज एक्चुअली क्वालिफाइंग इन नेचर माय फ्रेंड्स, सो प्लीज मेक श्योर कि आप क्वालिफाइंग के रूप में ही इसको देखें। इसमें टाइम कितना दिया था, एक ये भी होता है कि, क्योंकि काफी लोग क्या होता है कि एंड में बोले देख लेंगे 4-5 दिन या 10 दिन, और शायद तक उसी के कारण उनकी प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पा रही है। सो आई वुड सजेस्ट कि एंड में तो बिल्कुल नहीं रखना है सीसेट को। 2 महीने पहले सीसेट, 1 महीने पहले एटलीस्ट, अगर 2 महीने पहले नहीं तो तब तक उसको अपना मतलब तैयार हो जाना चाहिए कि मैं तो निकाल ही लूंगा, इतना पढ़ लिया सीसेट। क्योंकि एंड में हमेशा जीएस रखी है। जीएस ऐसी चीज है जिसमें कि बहुत रटना है, फैक्चुअल डाटा मतलब बहुत पढ़ना है, वो सारी चीजें हैं। सो आप अगर एंड में सीसेट रखेंगे तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि सीसेट में तो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफी अच्छी है तो आपको विदाउट रिवीजन भी वो आप सॉल्व कर लोगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, बट आपको फॉर्मूलेज वगैरह वो सारी चीजें पता होना चाहिए। तो सीसेट को आप रोज 2-2 घंटे दे दीजिए, मैं तो यही प्रेफर करूंगा 3 महीने पहले से एग्जाम के। तो डेफिनेटली 2-2 घंटे वुड बी सफिशिएंट। 3 months बिफोर एग्जामिनेशन एंड एटलीस्ट 2 आवर्स के आसपास आप डेली प्रैक्टिस करिए। तो डेली या वीक में 2-3 दिन तो आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और पूरे क्वेश्चन पेपर। इनफैक्ट व्हाट आई विल एडवाइस टू द लर्नर्स एज वेल कि 2020 या 21 के जो पिछले 2-3 साल के पेपर है वो देख लेके जाइएगा जरूर से। 21 का देख लोगे या 20 का देख लोगे तो आइडिया भी लग जाएगा आपको कि सीसेट का लेवल क्या है। क्योंकि 66 लाने हैं, बट वही बताया कि थोड़े टफ हो जाते हैं आजकल लाने के लिए। विशाल, ये तो रही आपकी पूरी प्रीलिम्स की जर्नी। अब थोड़ी बहुत मेंस को लेके बात करते हैं। मेंस में 2-3 क्वेरीज बच्चों की रहती है। पहले तो प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी की या अलग अलग की? दूसरी, मेंस को लेके कैसे अप्रोच आपका फिर रहा था वो दोनों? पहली चीज तो ये कि इंटीग्रेटेड तैयारी ही की थी मैंने, एक्सेप्ट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में लास्ट के 3 मंथ्स थे उनमें मैंने प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ा था। अगर आप इंटीग्रेटेड तैयारी करते हैं तो आपको फायदा ये रहता है कि आप कभी वो जो बिल्कुल फैक्चुअल से रिलेटेड, जैसे कि स्टेट पीसीएस में पूछते हैं, उस तरीके की तैयारी नहीं करते, तो दिमाग काफी एनालिटिकल होता है और मजा भी आता है पढ़ने में। तो ये काफी अच्छी चीज है। प्लस मेंस का लगभग सिलेबस जो है वो प्रीलिम्स का जो लगभग सिलेबस है वो ओवरलैप करता है, एक्सेप्ट फ्यू फैक्चुअल रिलेटेड थिंग्स। और यूपीएससी, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। हाँ, और यूपीएससी जो है वो स्टेट पीसीएस की तरह काफी फैक्चुअल क्वेश्चंस, डेट या पर्सनालिटी रिलेटेड, पर्सनल इन द न्यूज टाइप के क्वेश्चंस पूछता नहीं है, तो आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। मेंस अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपका थ्योरेटिकल और एनालिटिकल स्किल मेंस से जो डेवलप होगी वो प्रीलिम्स में भी काफी हेल्प करेगी। तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन इज नीडेड, एक्सेप्ट इन दोस 3 or 2 months बिफोर प्रीलिम्स, तब आप डेडिकेटेडली प्रीलिम्स पढ़िए। लास्ट 2-3 मंथ्स के लिए अलग अलग कर दीजिए। तो मेंस में जैसे 4 पेपर है, जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 3 है, और जीएस पेपर 4 है। ओके,
तो हम लोग एक एक करके थोड़ी बहुत ब्रीफली डिस्कशन इसके ऊपर कर देते हैं। 1 के लिए आपने इंटीग्रेटेड तैयारी की होगी मोस्ट प्रोबब्ली, हिस्ट्री के लिए तो इंटीग्रेटेड हो गई, ज्योग्राफी के लिए इंटीग्रेटेड हो गई, खाली इसमें सोसाइटी का जो पोर्शन आता है उसको कैसे फिर आपने अलग से किया? सोसाइटी के लिए तो बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी इंडिया में कैसे डेवलप हुई, वो सारी चीजें। बट यूपीएससी अगर आप देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता नहीं है, ये जस्ट आपकी क्लैरिटी के लिए है। यूपीएससी इन सोसाइटी आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट, कि सोसाइटी का में जो फैमिली है वो किस तरीके से चेंज हो रही है आज के जमाने में बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। तो न्यूज़पेपर का रोल काफी इम्पोर्टेंट है, और उस न्यूज़पेपर के अलावा भी आप कितने अच्छे ऑब्जर्वर हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी के काफी क्वेश्चन बहुत जनरल रहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है हमारी सोसाइटी को, तो आप एक बहुत अच्छे कीन ऑब्जर्वर हैं, न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो यू विल एबल टू सॉल्व। अदर देन दैट आप कीवर्ड्स तैयार कीजिए, जैसे मैं सोसाइटी के लिए काफी कीवर्ड्स इस्तेमाल करता था, ग्लास सीलिंग, सन मैटर, प्रेफरेंस, पैट्रियार्की एंड ऑल दीज थिंग्स, मैट्रिलिनियल सोसाइटी, पॉलीगैमी, ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि आप हर मतलब एग्जामिनर को भी ये लगना चाहिए कि ये थोड़ा स्कॉलरली लैंग्वेज लिख रहा है। प्लस दूसरी चीज, आप हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब सन मैटर प्रेफरेंस को एक्सप्लेन करेंगे तो 3 लाइन जाएगा, दैट विल वेस्ट वर्ड्स एंड टाइम, मतलब पेज की स्पेस भी जाएगी। तो आप कीवर्ड सोसाइटी पे बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। राइट राइट राइट। अच्छा, दूसरा मेंस के लिए आपने फैक्ट्स कुछ इंक्लूड किए थे, मतलब कहीं कहीं कुछ डेटा आप लिखना होता है, वुमेन सेंट्रिक हो गया, या इस बार अभी एक क्वेश्चन आया था आपके समय पे कि क्रिप्टो कैसे इंडियन सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, या अर्बनाइजेशन एंड आईटी सिटीज के रिलेटेड प्रॉब्लम था। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, काफी जेनरिक क्वेश्चंस है, जनरल क्वेश्चन है, मतलब वही है, आप अगर अच्छे कीन ऑब्जर्वर हैं तो आपने ये चीज पहले भी सोचा ही होगा, जो भी एस्पिरेंट है। नहीं भी सोचा है तो एक जनरल वे में सोचिए कि क्रिप्टो की वजह से क्या हार्म होंगे सोसाइटी में, उस टाइप से, मतलब कि क्राइम रेट बढ़ सकता है, पॉजिटिवली भी अफेक्ट हो सकती है, बहुत नेगेटिवली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्सेट्रा। सो These are the things, मतलब काफी जनरल क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, इतना स्पेसिफिक नहीं पूछता मेंस में। सो यही चीज थी। राइट राइट राइट। एक तो GS1 हो गया, उसी तौर के ऊपर GS2 के अंदर भी आता है, क्योंकि इसमें भी पॉलिटी, गवर्नेंस और फिर IR और फिर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी को लेके, स्कीम्स को लेके कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो उसका अप्रोच कैसा रहा फिर, आपने कैसे किया था? खैर आपका एक पोर्शन तो इसमें आपका ऑप्शनल रिलेटेड भी हो। पॉलिटी के लिए तो वही लक्ष्मीकांत जो सब पढ़ते हैं, बट लक्ष्मीकांत भी आप कितने इनोवेटिवली पढ़ रहे हैं, आप कितने आर्टिकल्स वगैरह अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं। मतलब मैं कोशिश करता था कि कोई भी जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, अगर वो कोर पॉलिटी से रिलेटेड है तो उसमें आर्टिकल में लिखूंगा, अगर वो कोई जनरल मतलब स्पेसिफिक कुछ है तो मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से उसको कोट करूंगा, या फिर कुछ और मैं हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पे लिख रहा हूँ तो उसको एक फैक्ट से जरूर कॉर्पोरेट करूंगा, उसको सब्सटेंशिएट करूंगा। या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज, NCRWC, सेकंड ARC, नीति आयोग, या फिर और कोई कमिटी की रिकमेंडेशन है तो वो मैं इनकॉर्पोरेट करता था। मतलब कहीं भी लेमैन तरीके का आंसर नहीं लगना चाहिए इन GS2 स्पेसिफिकली। और इसके अलावा गवर्नेंस में भी नीति आयोग की रिपोर्ट्स काफी यूजफुल होती हैं। प्लस गवर्नेंस में आप एग्जांपल्स डालिए अपने आंसर में और बेस्ट प्रैक्टिसेस की। सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें आप केवल की से आर्गुमेंट्स मत दीजिए कि उसकी वजह से विमेन एम्पावरमेंट हुआ है, ये भी डालिए कि कहाँ पे हुआ है, मतलब एक बेस्ट प्रैक्टिस कहाँ पे क्या हुआ है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। एनजीओ के बारे में आप लिख रहे हैं तो कुछ एनजीओ ने अच्छा काम किया तो उसका एग्जाम्पल लिखिए, ना कि जस्ट दे रहे हैं कि एनजीओ तो अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो जरूरी है कि आप थोड़ा लाइवली अपने आंसर को रखें। सो ये गवर्नेंस में हो जाता है। और IR से रिलेटेड अगर मैं बात करूं GS2 में, तो IR में जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी करंट ओरिएंटेड आते हैं GS2 में। मतलब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कोल्ड वॉर में के टाइम पे क्या हो रहा था या फिर उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 और 2। IR में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो स्पेसिफिक 1-2 साल में क्या करंट हैपनिंग्स हुई है वो रहेंगे, तो आप वो अच्छे से कवर कीजिए न्यूज़पेपर से। उसके अलावा आप IR के क्वेश्चंस में डायग्राम्स हमेशा बनाइए, मतलब डायग्राम, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक पेज ही कवर कर ले, वो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि केवल पन्ना भर रहा है ये, मतलब इसको कोई आइडिया नहीं है चीजों का। सो आई वुड प्रेफर कि वर्ल्ड मैप बनाना एटलीस्ट 40 सेकंड में सीख लीजिए,
तो और उसके अलावा वर्ल्ड मैप में कुछ शो भी कीजिए, ऐसा नहीं कि आईआर पे क्वेश्चन है तो बस वर्ल्ड मैप बना के छोड़ दिया, तो दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू। राइट राइट राइट, एक तो वर्ल्ड और इंडिया, मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा हाँ कि हाँ 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 जरूर से लाइक इसके मैं ये मेरा इंडिया का मैप मैं 10 सेकंड में बना लेता था और वर्ल्ड मैप 30 सेकंड में। सो राइट एवरी डे आई प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 मैप्स में रोज बना बना के दिखता था, तो दैट विल लेट एनी एस्पिरेंट टू मेक मैप इन 10 सेकंड। राइट 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 राइट। और दूसरा इसमें मतलब पॉवर्टी रिलेटेड एक इश्यूज आते हैं, डेवलपमेंट रिलेटेड है, तो उसमें आपने पॉलिसीज रिलेटेड तैयारी की थी, मतलब इश्यू स्पेसिफिक किया था या जनरल देखा था? GS2 के अंदर ही हेल्थ एजुकेशन उसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए हेल्थ एजुकेशन पॉवर्टी ये काफी जनरल टॉपिक है, आप चाय की टपरी पे भी जाओगे तो यही बात करते हैं लोग, मतलब कि ये बुरा। तो आप के पास पॉइंट्स होते हैं काफी, जो जनरल पॉइंट्स होते हैं ऑलरेडी सबके पास हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक जनरल पॉइंट होता है कि इंडिया हेल्थ में बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, बहुत कम स्पेंडिंग है, लेकिन एक जो टॉपर रहेगा उसके आंसर में ये झलकेगा कि वो दिखाएगा कि इंडिया स्पेंड ओनली 1.4% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ अकॉर्डिंग टू द रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे डाटा और एनीथिंग। सो पॉइंट वही है, लेकिन वो इतने अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन बिकम टॉपर। सो उसको पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी है, बस डाटा, स्टैट्स, फैक्ट्स, कमिटी रिपोर्ट्स वो आप तैयार कर लीजिए। राइट 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 राइट, मतलब उससे सब्सटेंशिएट कीजिए। हाँ। तो जैसे कि बच्चों आप सबको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, करंट लिंक करिए कीवर्ड्स, फैक्ट्स, डेटा, कोटेशंस, कमिटीज के नाम, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, नीति आयोग रिपोर्ट्स, एग्जांपल्स हो सके, और इतना ग्राफिकल दिखाइए इसको। इसी तैयारी में GS3 की भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, GS3 और GS4 में। तो उसमें भी आपका अप्रोच कैसा था? क्योंकि GS3 में इकोनॉमी, देन एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक आता है, और थोड़ा सिक्योरिटी सेंट्रिक भी तैयारी होगी। इकोनॉमी से जो मेंस के क्वेश्चंस आते हैं वो काफी करंट ओरिएंटेड ही आते हैं। जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन था कि वी सेव्ड इकोनॉमी, जो रिकवरी हो रही है वो मतलब सही नहीं है, के सेव्ड हो रही है उस टाइप से। तो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आपके करंट काफी स्ट्रांग होने चाहिए, डेली न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए। उसके अलावा एडिटोरियल्स पढ़ते रहिए। एडिटोरियल्स में ज्यादातर जो एडिटोरियल्स आते हैं वो इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो उससे आपकी काफी चीजें कवर हो जाती हैं। जैसे रिसेंट में हमारा जो फॉरेक्स है वो काफी फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी बढ़ रहा था फिर धीरे धीरे अब कम होने लगा। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि क्या हो रहा है, अच्छा है फॉरेक्स बढ़ना, नहीं है। तो करंट अफेयर्स से काफी चीजें इकोनॉमी में कवर हो जाती हैं। उसके अलावा आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो और भी चीजें इकोनॉमी में हो ही जाएंगी। फिर इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें आप ग्राफ बनाने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कीजिए। जैसे इस बार जो क्वेश्चन मेंस में आया था वो पहला क्वेश्चन ही शायद जीडीपी के ऊपर था। हाँ, 2015 और 22 वाला। हाँ, तो मैंने 15 से लेके 22 तक का पहले तो जीडीपी का ग्राफ बनाया था कि किस तरीके से फ्लक्चुएट हुआ है। और हाँ, और ऐसे ही वी सेव्ड वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने वी सेव्ड और के सेव्ड वो दोनों का ग्राफ बना के बताया था कि कैसे वी सेव्ड रिकवरी हो रही है और के सेव्ड भी हो रही है। तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी आप देखोगे तो ज्योग्राफी से ज्यादा जो चीजें आती है, मतलब इकोनॉमी से ज्यादातर इश्यूज रहते हैं, वो न्यूज़पेपर भी ग्राफ बना के उनको समझाता है, फिस्कल डेफिसिट ऐसे बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। सो ये फिर इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस देखें तो उसके लिए जो कोर चीजें हैं, फूड मतलब फूड सेक्टर से रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके नोट्स आपको मार्केट में कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स मिल जाएंगे, वो आप प्रिपेयर कर लो। साइंस एंड टेक के लिए भी बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स ही यूपीएससी ज्यादा पूछता है साइंस एंड टेक में। तो जो नए इनिशिएटिव्स, इनोवेशंस हो रहे हैं, जैसे कि अगर बात करें तो सुपर कंप्यूटर्स हो गए, क्वांटम कंप्यूटर्स हो गए, फोटोन थेरेपीज हो गई, इस टाइप के, तो उनको आप अच्छे से कवर कीजिए जो भी न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं। और इसके अलावा GS3 में सिक्योरिटी फिर एक है टॉपिक, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड पहले तो जो कोर थिंग्स है उनकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स क्या है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी मूवमेंट हो रहा है तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। फिर इसके अलावा आप न्यूज़पेपर्स में जो करंट एग्जांपल्स हैं उनको अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कीजिए ताकि आंसर लाइवली लगे। फॉर एग्जांपल कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो काफी
एक टॉपिक है जिसके बारे में न्यूज़पेपर में न्यूज आती रहती है। रिसेंटली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहीं पे रेड मारी थी तो काफी कुछ मिला था। सो इस तरीके के एग्जांपल्स आप दीजिए ताकि एग्जामिनर को एकदम से हिट करे, यार ये तो मैंने भी अभी थोड़े दिनों पहले पढ़ा था, तो उसको काफी अच्छा लगेगा। सिक्योरिटी से रिलेटेड काफी एग्जांपल्स डेली न्यूज़पेपर में आते ही रहते हैं कि यहाँ पे किसी का क्राइम रेट बढ़ गया इस पर्टिकुलर सिटी में, या यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम का रैकेट बस्ट हुआ। तो आप सिक्योरिटी के आंसर को जितना लाइवली बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश कीजिए। राइट। एक तो ये हो गया। अच्छा, इसमें एक एनवायरनमेंट रिलेटेड भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको लेके फिर कैसी तैयारी थी? इन्वायरमेंट से भी मेनली जो क्वेश्चंस आएंगे वो करंट ओरिएंटेड ही आते हैं, बट आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। लाइक साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको ये पता होना चाहिए साइक्लोन कैसे अकर होते हैं, वो सारी चीजें। बट आप करंट से भी काफी रूबरू रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि अरेबियन सी में क्यों साइक्लोन का जो नंबर है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में आप देखना है। और COP26 वगैरह जो भी बड़े बड़े इवेंट्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, वो जरूर कवर करिए अच्छे से। प्लस कमिटीज की रिपोर्ट आती है वो कोट कीजिए, कस्तूरी रंगन कमेटी, गडगिल कमेटी, इस तरीके की कमिटीज जो एनवायरनमेंट से पे कई इनिशिएट सजेशंस दिए हैं सरकार को, उनको आप कोट करने की कोशिश कीजिए अपने आंसर में। राइट। तो एक तो ये मेन ब्रीफ एरिया हो गया। अब इसमें GS4 की कैसे आपने तैयारी की और उसका अप्रोच कैसे रहा था एथिक्स को लेकर? GS4 में पहले तो जो सिलेबस है आप उसके हर कीवर्ड पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन तैयार कीजिए। वो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कर सकते हैं, टॉपर्स के नोट से या कोई भी बुक से। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स तैयार कीजिए उन डेफिनेशंस, उन कीवर्ड्स पे। एक तो पर्सनल एग्जाम्पल्स होने चाहिए हर टॉपिक पे आपके पास, हर कीवर्ड पे। और उसके अलावा आपके पास जनरल एग्जाम्पल्स होने चाहिए विच इंक्लूड हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, लाइक कबीर ने किस तरीके से इम्पार्शलिटी शो की, या फिर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस हमारे हिस्ट्री में कैसे रही, या फिर अभी करंट में कौन से ऐसे नेता या फिर कौन से ऐसे पॉलिटिशियंस या बिजनेसमैन हैं हु आर शोइंग ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स आप कलेक्ट कीजिए। और कुछ केस स्टडीज, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कुछ जैसे एक्ट्स, RTI, सिटीजन चार्टर, इनको अच्छे से पढ़िए। गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में सरकार क्या क्या स्कीम्स लेके आ रही है। उसके अलावा फिर केस स्टडीज का पोर्शन आ जाता है जो कि 125 मार्क्स का रहता है। उसके लिए आई वुड प्रेफर कि पहली चीज तो आप टॉपर्स के नोट्स देखिए, टॉपर्स की मॉडल आंसर देखिए जो वो आंसर लिखते हैं। उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से टॉपर केस स्टडीज को अप्रोच करते हैं, मतलब वो किस तरीके से स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, देन अपना कोर्स ऑफ एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। राइट। तो हाँ, तो फिर स्टेक होल्डर्स को हमेशा आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि आपको अगर सारे स्टेक होल्डर्स पता है और उनके इंटरेस्ट क्या है वो पता है, तो ही आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज आप बहुत सी चीजें नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर केस स्टडीज की प्रैक्टिस के लिए आई वुड सजेस्ट कि डेली न्यूज़पेपर आप जब पढ़ते हैं तो कई बार आप ये देखेंगे कि कुछ रिपोर्ट्स आती हैं कि अभी रिसेंटली दिल्ली में एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा था। तो सपोज वो न्यूज आपने पढ़ी तो आप अपने आप को एज अ DM रखिए कि आप DM हो वहां पे, तो आप वो क्या स्टेप्स लेते, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एनक्रोचमेंट ड्राइव। सो इस तरीके की न्यूज रोज न्यूज़पेपर में आती रहती है, तो अपना माइंडसेट थोड़ा वैसा रखिए कि मैं अगर इनकी पोजीशन पे होता। कई बार अपने आप को कॉमन पब्लिक बनाइए, कई बार अपने आप को अथॉरिटी बनाइए, और फिर केस स्टडीज बनाइए इन क्वेश्चंस पे और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। राइट। तो जैसे कि आपने बहुत इनोवेटिव अप्रोच बताया कि पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ कॉमन मैन और पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन यू डिसाइड इट आउट। ओके, तो तीन चीजें इसमें। सेकंड ARC का कोई इंपॉर्टेंस है? सेकंड ARC रिपोर्ट को आपने कहीं रेफर किया हो? सेकंड ARC मैंने इथिक्स इन गवर्नेंस की जो वन ऑफ द रिपोर्ट है सेकंड ARC की, वो पढ़ी थी। इट इज अराउंड 300 पेजेस। लेकिन आई वुड प्रेफर कि अगर आप किसी इसकी शॉर्ट समरी आपको कहीं से मिल जाए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, यू कैन रेफर दैट आल्सो। वो इसलिए हेल्प करती है क्योंकि आप इसको कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में कि सेकंड ARC में ये कहा था
कि इंडिया में जो है वो अमेरिका की तरह फॉल्स क्लेम एक्ट आ सकता है जिससे करप्शन कम हो सकता है। तो इस तरीके के कुछ इनोवेटिव वेज दिए गए सेकंड ARC में जो कि काफी अच्छे लगते हैं जब कोई एग्जामिनर उनको पढ़ता है तो डेफिनेटली सेकंड ARC की जो आई थिंक 14 रिपोर्ट्स हैं उनकी अगर समरी आप देख लें वो भी तब, लेकिन पहले आप बेसिक्स क्लियर कीजिए, अपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, उसके बाद ये नीति आयोग सेकंड ARC NCRWC इन पे प्रेफर करिए। अच्छा, इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस में आप हर एक डिपार्टमेंट का देख रहे थे वेबसाइट्स के अंदर जाके या खाली न्यूज़पेपर सेंट्रिक ही देख? नहीं, न्यूज़पेपर सेंट्रिक ही था क्योंकि हर चीज तो कवर नहीं कर सकते, मतलब वी नीड टू लिमिट आवर सोर्सेज बिकॉज वी हैव मतलब सर्टेन कैपेसिटी होती है, उसके लिमिट तो अपन क्रॉस नहीं कर सकते। सो रिवीजन इज द की आई थिंक, क्योंकि मेंस में तो काफी जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको ज्ञान ही देना है, आप जितना अच्छे से रिवीजन करेंगे। और प्रीलिम्स आई वुड सजेस्ट 70 क्वेश्चंस बेसिक्स से आएंगे तो बेसिक्स इतने अच्छे से पढ़ लो कि बाकी कुछ भी आ जाए तो दिक्कत ही नहीं है। राइट। अच्छा, ये तो 4 पेपर की हो गई, अब वो मेंस के इंपॉर्टेंट पिलर्स बाकी है, वी कैन जस्ट ब्रीफली डिस्कस इट आउट। एक तो ऐसे है, उसकी तैयारी आपने कैसे की और ऐसे में आपका स्कोर भी कैसा रहा है, और लास्ट ईयर की ऐसे तो बहुत ही फिलोसफिकल भी रही है, उसको कैसे टैकल किया, क्योंकि काफी बच्चे सदमे में आ गए थे पिछले साल के ऐसे का क्वेश्चन पेपर से। और दूसरा ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल के ऊपर भी थोड़ी ब्रीफ, पेपर 1 पेपर 2 में कैसे तैयारी की आपने? ऐसे में मतलब मैं काफी अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ कि एडवाइस दूं। In my first attempt I got 111, in second I got I think 121, in third I got 116. So consistently average marks, not that much good and not poor also. So ऐसे के लिए अगर फिलोसफिकल ऐसे की बात करें, क्योंकि जो फैक्चुअल ऐसे आएगा वो तो आप डील कर ही सकते हो अगर जीएस अच्छे से पढ़ा है तो। फॉर फिलोसफिकल ऐसे रीड, इम्प्रूव योर रीडिंग हैबिट, एंड सेकेंड थिंग आप अगर कोई नोवेल पढ़ सकते हैं, माइथोलॉजीज से रिलेटेड चीजें पढ़ सकते हैं तो वो पढ़िए, बिकॉज जो फिलोसफिकल एसेज रहते हैं वो इथिक्स या इथिकल इश्यूज के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो आपके अगर इथिकल इश्यूज, इथिकल एग्जांपल्स काफी अच्छे हैं आपके पास तो आप उस ऐसे को काफी एक्सटेंड कर सकते हैं। राइट, सो दैट वुड हेल्प इन द फिलोसफिकल ऐसे। फिर उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने के लिए वही कीजिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, इंटरनेशनल, एथिकल, वो सारे मतलब एस्पेक्ट कवर कीजिए। मतलब जीएस के करने के बाद आपने ऐसे की तैयारी की थी इस तरह से? हाँ, ऐसे की तैयारी मैं थोड़ा न्यूज़पेपर के साथ करता था। न्यूज़पेपर में मैं ये करता था कि केस स्टडीज या कोई एनेक्डोट या शॉर्ट स्टोरी आ गई तो उसको इनकॉर्पोरेट करता था अपने आंसर में, मतलब फोटो खींच लेता था उसका या कई बार लिख लेता था। प्लस फिर मैं मन की बात जैसे हो गया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब उस पर संडे को बात करते हैं तो वो काफी पॉजिटिव स्टोरीज लेके आते हैं उसमें, तो कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जो इतने अच्छे काम कर रहा है। या फिर कई बार आप देखोगे कि जिन लोगों को पद्म भूषण या पद्म विभूषण मिलता है उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, एंड आप उनकी स्टोरीज से कई बार ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। हर तरीके की स्टोरीज मिल जाएंगी आपको इन लोगों की, मतलब कोई विमेन से रिलेटेड काफी अच्छा काम किया है, किसी ने एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफी अच्छा काम किया है, सो यू कैन स्टार्ट विद दैट आल्सो। राइट। तो एक तो ऐसे सेंट्रिक हो गया आपने, और पिछली बार के हिसाब से तो आई वुड से 116 इज आल्सो गुड स्कोर, क्योंकि बहुत फिलोसफिकल ऐसे पूछे थे और दोनों सेक्शन में फिलोसफिकल पूछ दिया था। नॉर्मली ऐसा होता था कि एक सेक्शन फिलोसफिकल रहता था और दूसरा सेक्शन एट टाइम्स मतलब वो थोड़ा जनरल होता था, तो अटेम्प्ट करके स्कोर बैलेंस हो जाता था। नहीं, डेफिनेटली विशाल, इसमें आपने कोट्स का कहीं उपयोग किया था ऐसे के अंदर, पर्सनालिटीज के रिलेटेड? कोट्स मैं कहूँगा, कोट्स अगर आप बहुत अच्छे से उसको मतलब फिट कर पा रहे हैं तो यूज कीजिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अलग से कोट डाल दिया सजाने टाइप के लिए। अगर उसको आप कोट को मतलब सब्सटेंशिएट कर पाए अपने पैराग्राफ के साथ तो ही यूज कीजिए। यस, आप इंट्रो के टाइम पे उसको या कंक्लूजन के टाइम पे एब्रप्टली थोड़ा यूज कर सकते हैं, बट इन द मिडिल ट्राई नॉट टू हाईलाइट द कोड कि सेपरेटली लिख दिया कोड फिर नया पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं, उसमें इनकॉर्पोरेट कीजिए। और ज्यादा कोड भी मत डालिए, बिकॉज आपका फिर ओपिनियन खुद के ओपिनियन नहीं रह जाते। एग्जामिनर को लगता है कि ये तो बस किसी और की बातें बता रहा है, खुद की क्या चीजें है वो नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। राइट। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंगली, तो होपफुली लर्नर्स ये सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे ऐसे प्रैक्टिस करते समय। अब लास्ट टॉपिक है ऑप्शनल का,
आपका तो खैर पॉल साइंस आपका ग्रेजुएशन में भी रहा है PSIR, तो उसको लेके आपने किस तरह से उसको मतलब अपग्रेड किया मैं कहूँगा, या उसको एक स्टेप ऊपर लेके गए? हाँ, तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स आई प्रिफर्ड. Also, some standard books are there like Andrew Hevwood for global politics और OP Gaba and Rajiv Bhargava for political theory. और फिर न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल एडिटोरियल्स आते हैं सी राजा मोहन एंड अदर स्कॉलर्स के, उनको मैं नोट कर लेता था. बुक रिव्यूज आते थे तो उनको नोट कर लेता था. प्लस फिर मैंने अपने खुद के क्रिस्प नोट्स बनाए थे. वो इसलिए ताकि GS4 के बाद जो 5 दिन मिलते हैं बिटवीन GS पेपर्स एंड ऑप्शनल पेपर की जो छुट्टी होती है 5 दिन की, उसमें मैं एक बार एटलीस्ट रिवाइज कर सकूं अपने ऑप्शनल को पूरी तरीके से. सो इतने क्रिस्प नोट्स मैंने बना लिए थे और मैं ये सबको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट राइट, ऑप्शनल के लिए नोट्स बनाए. अच्छा, ऑप्शनल में कितना टाइम दिया था? मतलब एक बच्चे ये भी पूछ रहे कि व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम दैट यू शुड गिव. अगर आप बिगिनर है तो एटलीस्ट 3 months ऑफ योर प्रिपरेशन मस्ट बी फॉर ऑप्शनल, बट दोस 3 months जो है वो एटलीस्ट प्रीलिम्स के 4-5 मंथ पहले ही हो जाने चाहिए. ऐसा ना हो कि आप प्रीलिम्स के 2 महीने बचे हैं और 2 महीने आप ऑप्शनल को ही दे रहे हो. सो ऐसा नहीं, बट ऑप्शनल टेक्स टाइम एंड इट इज आल्सो स्कोरिंग. सो आप 3 महीने 2 महीने दे सकते हैं अच्छे से. राइट. मतलब आप आराम से 3-4 मंथ्स आराम से देंगे तो दिक्कत नहीं होगी, बट बिफोर प्रीलिम्स उसको रैप अप करिएगा, प्रीलिम्स के टाइम पे मत करिएगा. ओके, चलिए, वेरी इंटरेस्टिंगली. बाकी विशाल और ऑप्शनल के लिए भी आपको हेल्प लेके आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे कोर्सेज के और उसके अंदर. विशाल, लास्ट पॉइंट, लास्ट स्टेज के ऊपर चले जाते हैं, वो है इंटरव्यू का स्टेज. इसको लेके आपका अनुभव कैसा रहा है? 3 बार 2019 में भी, फिर 2020 में भी और 2021 में भी, और फाइनली आपने 20 में तो आपने सिलेक्शन भी निकाला. So this year I got 188 marks. Before that I got 151 and before that I got 146. So ये इस साल काफी अच्छा स्कोर रहा. वो रीजन उसका ये रहे कि मैं एक तो काफी नेचुरल रहा. मतलब some people prefer कि बिल्कुल हैंड मूवमेंट मत करो, बिल्कुल रिजिड तरीके से बैठे रहो, लेकिन इस बार मैंने annoying वे में हैंड मूवमेंट नहीं किया लाइक ऐसे, बट below the table I was using my hand because I find myself more comfortable in that. And also they also know, मतलब मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जब हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर यूजेस हिज हैंड व्हाइल स्पीकिंग, तो मैं क्यों नहीं कर सकता. तो मैंने वही सोचा कि इतना रिजिड बनने की जरूरत नहीं है. फिर सेकंड थिंग ये था कि मैं कॉन्फिडेंट था इस बार काफी, क्योंकि एक तो सर्विस में था तो आई हैव नथिंग टू लूज. एंड सेकेंड थिंग, मैं काफी इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज से मिल गया था बीइंग इन द सर्विस. सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ, मैं इन लोगों के तरीके के जो लोग हैं उनसे ही मिल रहा हूँ. सो ये था. प्लस फिर मैं ये भी कोशिश किया जाते से ही जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन थे उसमें कि मेरे कुछ कोर एरियाज हैं उन पे इंटरव्यूज चले लाइक पॉलिटिकल साइंस. So, like for example, first question asked from me was related to reflective writing, which was my hobby, one of the hobby. So, सत्यवती मैम asked me कि आपको ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिला. So मैंने कहा मैम मेरे को पॉलिटिकल साइंस से इंस्पिरेशन मिला क्योंकि उसमें पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं वो रिफ्लेक्टिव राइटिंग ही करते हैं. Then around 20 minutes interview was on political science क्योंकि मैंने वहीं से hint दे दिया. So try to do that also, manufacture your own interview. राइट, मतलब इंटरव्यू गाइडेंस की एक बात की आपने कि यू कैन गिव अ हिंट टू द मेंबर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड. तो विशाल, एक कंक्लूडिंग नोट्स के ऊपर हम लोग यहाँ ये सेशन को कंक्लूड करेंगे. मतलब शुरुआत आपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से की, मोस्ट प्रोबब्ली वो 2018 की 2018 में तैयारी की होगी, 17 में. हाँ, 17 से तैयारी स्टार्ट कर दी. 17 से 5 साल बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए होंगे. हाउ डिड यू kept yourself motivated or you continued this journey? Okay, क्योंकि बहुत लर्नर्स को यही होता है कि एक आध साल में सबकी एनर्जी डाउन चलने लगती है. 5 years almost you started, क्योंकि 2017 से आपने तो प्रिपरेशन किया था एंड फाइनली यू वर एबल टू अचीव योर गोल इन 2020. सो मैं पहले तो ये कहूँगा कि थोड़ा बैलेंस लाइफ जीने की कोशिश कीजिए. जो मैंने सीखा मैंने नहीं किया, and I face a lot of difficulties in my life कि
काफी मतलब डिमोटिवेटेड भी मैंने फील किया, बिकॉज अगर आप केवल सोते जागते खाते यूपीएससी सोचेंगे तो लाइफ में इसके अलावा कुछ और रह नहीं जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे जस्ट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। डोंट जज योर सेल्फ योर लाइफ कि आप अगर क्लियर नहीं कर पाए तो यू आर अ फेलियर। मतलब आई नो पीपल, मतलब मुझसे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं बट दे आर नॉट एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। मैं उनकी अभी भी उतनी इज्जत करता हूँ। मैं अपने आप को ऐसे नहीं देखता कि मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया तो आई एम सुपीरियर टू देम। So this is the thing. Luck also matters, and your ultimate aim is to serving the society. So this is just a path. If this path does not work for you, then choose another path to serve the people. And also while preparing, make some good hobbies that can engage you or that can divert your mind other than the civil service. और फिर अगर आप थर्ड अटेम्प्ट तक आप नहीं सिलेक्शन ले पा रहे हैं, प्रीलिम्स भी आपका क्लियर नहीं हो रहा है, देन यू रियली नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। अगर आपके 60-70 मार्क्स ही आते हैं प्रीलिम्स में थर्ड अटेम्प्ट के बाद भी, तो फिर यू रियली नीड टू थिंक अबाउट प्लान बी। क्योंकि आप फिर अपने आप के साथ जस्टिस नहीं कर रहे, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, या फिर यू आर नॉट मेड फॉर द यूपीएससी। सो आई थिंक यू नीड टू, द पर्सन नीड टू थिंक अबाउट प्लान बी। राइट पर एटलीस्ट एक दो अटेम्प्ट तो आपको सीरियसली देने चाहिए। हाँ चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग विशाल, आपने बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स दी है लर्नर्स को, and hopefully the learners will gain maximum out of this class as well. Thank you very much for joining with us, Vishal, and we wish you the best on behalf of One Academy, on behalf of all the learners, for your like service. मतलब मैं कहूँगा कि it's a life, it's a new life, क्योंकि आप अभी देश सेवा की तरफ जुड़ रहे हैं और आप की जो भी मतलब जो ड्यूटीज है वो आप फ्लाइंग कलर्स के साथ फुलफिल करें, एंड नेशन बिल्डिंग के टास्क में जो वल्लभ भाई पटेल ने जैसे सोचा था फर्स्ट बैच ऑफ 1947 को 21 अप्रैल के दिन एड्रेस किया था, उसी को साकार करे। विश यू ऑल द बेस्ट विशाल, एंड थैंक यू वेरी मच। कंक्लूडिंग नोट में खाली अगले साल के लर्नर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे?